नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे क्रैश कोर्स डे नंबर 17 में। तो आज हम लोग बीएफएम के वन लाइनर विथ एमसीक्यू सीरीज़ का 17 नंबर पार्ट कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आइए दोस्तों इनके एक एक पॉइंट को समझते हैं सिंपल भाषा में। सबसे पहले दोस्तों बताया जा रहा है आपको ईसीबी के रिगार्डिंग ईसीबी का डेफिनेशन क्या है। तो ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन्स होता है जो कि भारतीय कंपनी ले सकती है किसी फॉरेन लेंडर से या इंडियन लेंडर जो कि फॉरेन करेंसी में हो या इंडियन रुपीज़ में हो। तो ध्यान दीजिएगा ये लोन को ये सभी लोन का जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसको MAMP बोलते हैं वो होता है 3 साल का। देखिए इमेजिन कीजिए कि आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक इंडियन बिजनेस है, राइट, और आपको जो है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए एक्सपेंड होने के लिए। तो आप इंडियन बैंक से ना बोरो करके आप लोन ले सकते हैं USA के बैंक से, यूरोप के बैंक से, और ये लोन को जो है कम से कम 3 साल तक लास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है। फिर दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड रूट्स की बात करें तो यदि कोई इंडियन कंपनी चाहे तो वो बोरो कर सकती है मनी फॉर अ प्रोजेक्ट, एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मनी बोरो कर सकती है जो कि 1 साल में कंप्लीट होगा। ठीक है, यदि कोई इंडियन कंपनी चाहती है तो पैसा बोरो कर सकती है एक प्रोजेक्ट के लिए जो कि 1 साल में कंप्लीट होगा, तो वो RBI का रूल फॉलो करेगी या AI के स्पेसिफिक बैंक के पास जाएगी अप्रूवल के लिए, या डायरेक्टली RBI से अप्रूवल ले सकती है। तो वही बताया जा रहा है कि भारतीय इंडियन कंपनी कैन बोरो मनी फॉर लेस दैन 3 ईयर फॉलोइंग गाइडलाइन सेट बाय द RBI। तो यदि आपको 3 साल से कम के लिए लोन लेना है तो RBI का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक रूट दो रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट जहाँ पे कुछ बैंकें एग्जामिन करती है और लोन को अप्रूव करती है, एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में मतलब क्या होता है कि RBI का अप्रूवल रिक्वायरमेंट होता है डेजिग्नेटेड बैंक के माध्यम से, समझे। तो यदि कोई इंडियन कंपनी चाहती है कि वो मनी बोरो करे पीरियड के लिए जो कि 1 साल में कंप्लीट हो जाए, तो 3 साल से कम है ना, तो उसको RBI का रूल फॉलो करना पड़ेगा या स्पेसिफिक बैंक की तरफ जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। अब जरा बात करें FCY डिनोमिनेटेड ECB। FCY क्या होता है? फॉरेन करेंसी। तो एक इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना चाह रही है, तो वो बॉन्ड इशू कर सकती है इंडियन रुपीज़ में, राइट। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ FCY डिनोमिनेटेड ECB के बारे में बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई इंडियन टेक कंपनी, मैंने आपको बताया कोई इंडियन टेक कंपनी है, तो उसको फंड चाहिए, राइट। पहले FCY की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इंडियन टेक कंपनी है, उसे फंड चाहिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, तो वो बोरो कर सकती है US डॉलर में पैसे को किसी फॉरेन बैंक से, और लोन जो है कम से कम 3 साल तक चलना चाहिए, समझे। तो यही बताया जा रहा है आपको FCY डिनोमिनेटेड ECB के बारे में कि ये सभी जो लोन होते हैं ना वो बहुत तरह के लोन होते हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, नोट्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये सभी फॉरेन करेंसी में होंगे क्योंकि नाम ही रखा हुआ है FCY डिनोमिनेटेड ECB। तो ये सभी फॉरेन करेंसी में होंगे और इनका मिनिमम 3 साल का मैच्योरिटी होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि कोई इंडियन टेक कंपनी है, उसे फंड चाहिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बोरो कर सकती है पैसे को US डॉलर में किसी फॉरेन बैंक से, और लोन जो है कम से कम 3 साल तक खत्म होगा। यदि हम बात करें INR डिनोमिनेटेड ECB की, तो मान लीजिए कोई इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो फाइनेंस करना चाह रही है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को, तो वो बॉन्ड इशू कर सकती है इंडियन रुपीज़ में एक इन्वेस्टर को दूसरे कंट्री में, और ये बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 साल से ज़्यादा का होगा। तो बेसिकली INR डिनोमिनेटेड ECB का मतलब क्या होता है कि ये सभी लोन्स होते हैं अलग अलग तरह के, जिसके अंदर बैंक लोन आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं जो कि 3 साल से ऊपर के होते हैं लेकिन इंडियन रुपीज़ में होते हैं। अब FCY में क्या था? फॉरेन करेंसी में होते थे, जिसके अंदर बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज जा सकता है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको INR डिनोमिनेटेड ECB का मतलब समझाया। कोई इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो फाइनेंस करना चाह रही है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को, तो वो एक बॉन्ड इशू करेगी इंडियन रुपीज़ में इन्वेस्टर को दूसरे कंट्री में, और ये बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड जो है 3 साल से ज़्यादा का होगा। दिस इज कॉल्ड INR डिनोमिनेटेड ECB। यदि हम MAMP की बात करें यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड की, तो दोस्तों देखिए जो मिनिमम मान लीजिए चाहे आप बिग कॉर्पोरेशन हो या नया स्टार्टअप हो, यदि आप अब्रोड से लोन लेना चाहेंगे तो इसका कमिटमेंट कम से कम 3 साल का होना चाहिए, समझे। तो मिनिमम एवरेज पीरियड जो कि ECB चाहे वो स्टार्टअप के लिए हो कम से कम 3 साल के लिए होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अप्रूवल मैकेनिज्म की बात करें तो चाहे आपको अब्रोड से लोन मिल रहा हो, ठीक है, तो जब आपको अब्रोड से लोन मिल रहा हो तो जो बिजनेस है वो या तो स्पेसिफिक बैंक के पास जा सकती है अप्रूवल के लिए, यानी तो कुछ केसेस में उसको डायरेक्टली RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बॉरोवर या तो स्पेसिफिक बैंक के पास जाएगी जो कि ऑटोमेटिक रूट, देखिए 2 तरह का रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि कुछ बैंकें रिव्यू करती हैं और लोन को अप्रूव करती हैं, और हमारा जो अप्रूवल रूट होता है उसमें क्या होता है कि RBI का अप्रूवल रिक्वायरमेंट होता है। यदि हम बात करें स्कोप ऑफ INR डिनोमिनेटेड ECB की,
जैसे मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, वो डिसाइड करती है कि हम बॉन्ड इशू करेंगे इंडियन रुपीज़ में ताकि फ़ंड को रेज कर सकें, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये सभी दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर को बेचा जा सकता है, और जो होल प्रोसेस है उसे उस पार्टिकुलर कंट्री के रूल से कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि INR डिनोमिनेटेड ECB के अंदर प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आता है, जिसको ओवरसीज इशू किया जाता है, या तो प्राइवेटली प्लेस किया जाता है या एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है, फॉलोइंग द रेगुलेशन ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इशूड। तो ये हमारा स्कोप है INR डिनोमिनेटेड ECB का। कुछ सवाल कर लेते हैं दोस्तों। ECB का फुल फॉर्म बता दीजिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। दूसरा सवाल है कि मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है ECB का, तो 3 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस करेंसी में FCY डिनोमिनेटेड ECB को इशू किया जाएगा, तो FCY डिनोमिनेटेड ECB को अभी मैंने आपको बताया था कि जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB होते हैं तो उसे बेसिकली 3 साल के लिए, अच्छा उसका आपसे करेंसी पूछा जा रहा है, तो इंडियन रुपीज़ में होगा, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में होगा, इन बोथ इंडियन रुपीज़। तो सही है जवाब है इसका, दोनों में होगा, इंडियन रुपीज़ में भी होगा और फॉरेन करेंसी में होगा। दोस्तों पूछा जा रहा है कि हाउ कैन रेजिडेंट इंडियन एंट्री बोरो अंडर द RBI गाइडलाइन फॉर लेस देन 3 ईयर, तो इसमें दोनों रूट होता है, अप्रूवल रूट भी है, ऑटोमेटिक रूट भी है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जो कि INR डिनोमिनेटेड ECB में इशू किया जाता है, तो प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, याद रखिएगा, दिस इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट विच इज इंक्लूडेड इन द INR डिनोमिनेटेड ECB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एग्जामिन करता है ऑटोमेटिक रूट के अंदर केसेस को, तो ऑटोमेटिक के रूट के अंदर केसेस को एग्जामिन करने वाला AD कैटेगरी 1 बैंक होता है। INR डिनोमिनेटेड ECB का स्कोप क्या है, तो INR डिनोमिनेटेड ECB का स्कोप ये है, लिमिटेड टू इंडियन मार्केट ओनली, इंक्लूड्स ओनली प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड, इनकम पास बॉन्ड इशूड ओवरसीज और कंप्लाइंग विद होस्ट कंट्री रेगुलेशन। तो देखिए INR डिनोमिनेटेड ECB जो है ओवरसीज बॉन्ड को भी इनकम पास करता है। अब जरा हम लोग MAMP की बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज़ की। देखिए पॉइंट को मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, MAMP यानी मैच्योरिटी पीरियड जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी की होती है। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में है, उसे एक लोन चाहिए $50 मिलियन तक का, ताकि वो अपने ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। तो लोन को ना 1 साल के अंदर वापस पे कर देना है। लेकिन कंपनी यदि फंड रेज कर रही है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए या दूसरे लोन को रिपे करने के लिए, तो जो रिपेमेंट पीरियड है उसको आप 5 साल, 7 साल, 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि यूजेज का नेचर क्या है। मैं फिर से समझाता हूँ। $50 मिलियन तक का US का तक का जो लोन रहेगा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके लिए 1 साल का है, समझे, में रिपेमेंट पीरियड। और यदि रेज किया जा रहा है फॉरेन इक्विटी होल्डर से वर्किंग कैपिटल के लिए, क्या कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, या रुपये लोन पेमेंट के लिए, तो 5 साल का है। यदि वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है 10 साल का है। यदि रुपये लोन का रिपेमेंट के लिए है तो 7 साल और 10 साल का है। स्टार्टअप के लिए 3 साल का है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, $50 मिलियन तक का रुपये USD में लिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर, 1 साल का रिपेमेंट पीरियड रहेगा। यदि फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज किया जा रहा है किसी वर्किंग कैपिटल के लिए या नॉन कैपेक्स या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, तो 5 साल है। वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है तो 10 साल है। रुपी लोन का रिपेमेंट है तो 7 साल और 10 साल है। कैपेक्स वाले में 7 साल, नॉन कैपेक्स वाले में 10 साल, और स्टार्टअप के लिए MAMP जो है वो 3 साल का है। तो ये चीज़ समझ में आ जाए आगे आपको कि मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनीज के लिए क्या क्या होती है, स्टार्टअप के लिए क्या क्या है, रुपी लोन के लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल के लिए क्या है। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग ऑल इन कॉस्ट सीलिंग की। देखिए जब भी कोई कंपनी विदेश से लोन लेती है ना, तो एक लिमिट होता है कि कितना उसका कॉस्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है 3%, तो जो नया लोन का जो टोटल कॉस्ट होगा ना, वो अप टू कितना हो सकता है 8% तक। 3% तो बेंचमार्क रेट हो गया और 5% आपका स्प्रेड हो गया। मैं इसको फिर से समझाता हूँ कि जो हमारे नए ECB होते हैं, नए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होते हैं, उसका नियम क्या है कि बेंचमार्क रेट प्लस 500 BPS स्प्रेड ये नियम है। तो बेंचमार्क रेट रहेगा प्लस 500 का बेसिक पॉइंट आपका BPS का स्प्रेड रहेगा। और जो एग्जिस्टिंग ECB है जो कि लाइबॉर से लिंक है, उनके लिए बेंचमार्क रेट प्लस 505 BPS समझते हैं ना, बेसिक पॉइंट्स के, तो उसका स्प्रेड होता है। और यदि INR डिनोमिनेटेड ECB है तो उसका लिए बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड होता है। तो फिर से रिकॉल कीजिए, नए ECB के लिए 500 BPS, एग्जिस्टिंग ECB के लिए 550 BPS, और INR डिनोमिनेटेड ECB के लिए 450 BPS। समझ में आया? ठीक है, तो फिर से बता दूं कि लिमिट है कितना कॉस्ट होगा इसके लोन का, तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब जरा बात करें ऑल इन कॉस्ट के कंपोनेंट्स की, तो दोस्तों देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूं। जो लोन का जो टोटल कॉस्ट होता है ना, इसमें केवल
इंटरेस्ट रेट ही नहीं आएगा, इसके अलावा फीस आएगा, चार्जेज आएंगे या दूसरे खर्चे भी आएंगे। यदि कंपनी फिक्स इंटरेस्ट रेट चूज़ करती है तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो हायर नहीं होगा एक सिमिलर लोन से जिसके पास फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। मैं फिर से समझाता हूँ, समझिए। हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑल इन कॉस्ट की। तो ऑल इन कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट आएगा, फीस आएगा, एक्सपेंस आएगा, चार्जेज आएगा, गारंटी फी आएगा, ठीक है। लेकिन यदि फिक्स रेट लोन है तो स्वैप कॉस्ट प्लस स्प्रेड, स्वैप कॉस्ट प्लस स्प्रेड शुड नॉट एक्सीड फ्लोटिंग रेट प्लस। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है आपका फिक्स रेट लोन, एक तरफ है आपका फ्लोटिंग रेट लोन। तो दोनों का यदि कंपनी फिक्स इंटरेस्ट रेट को चूज करती है तो जो टोटल कॉस्ट है वो शुड नॉट बी हायर देन द सिमिलर लोन विथ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये समझ में आ गया। और यदि हम बात करें FCCB की तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इशू रिलेटेड एक्सपेंस हैं शुड नॉट एक्सीड 4% ऑफ द इशू साइज। प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सपेंस शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ द इशू साइज। तो ये समझ में आया कि लोन का जो टोटल कॉस्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा फीस, चार्जेज या दूसरे एक्सपेंस भी आते हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं करेंसी चेंज फॉर ECB। तो यदि मान लीजिए कोई कंपनी ने शुरू में बोरो किया पैसे को US डॉलर में, लेकिन बाद में ये डिसाइड करती है कि इसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि वो रिपे करे यूरोज़ में या इंडियन रुपीज़ में, तो उसे अलाउ किया गया ऐसा करने में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का। तो वही कह रहा है कि फ्रीली परमिटेड फ्रॉम, मतलब फ्रीली परमिट मिला है एक फ्री कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी को दूसरे में या INR में। मैं फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या बताया कि यदि कोई कंपनी ने बोरो किया पैसे को US डॉलर में तो बाद में वो डिसाइड करती है कि अच्छा इसके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो यूरो में रिपे करे या इंडियन रुपीज़ में रिपे करे, तो वैसा कर सकती है। यदि हम बात करें स्पेसिफिक यूजेज इम्पैक्ट ऑन MAMP, समझिए इसकी बात को। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए जो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना लोन का, वो चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे प्लान करती है बोरोड मनी को यूज़ करने में। दोस्तों यदि आप बुक को पढ़ने जाएंगे ना तो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में चीज़ें समझाई गई हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो उसका जवाब दे पाएँ। So this is the essence of our one-liner series videos lesson. So दोस्तों स्पेसिफिक यूजेस विद इम्पैक्ट ऑन MAMP, तो मैच्योरिटी पीरियड जो लोन का होता है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है किस बात पे कि कैसे कंपनी जो है बोरोड मनी को यूज़ करना चाह रही है, उसे प्लान कैसे किया यूज़ करने के लिए। तो यदि मान लीजिए फंड जो है हर एक दिन के ऑपरेशन के लिए, एवरीडे ऑपरेशन के लिए, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं, तो रिपेमेंट पीरियड जो होगा कम होगा एज कम्पेयर टू अ लोन विच इज़ टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जैसे मान लीजिए कि आपने नए मशीनरी के लिए लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया, राइट। तो बताइए ना आप, एक समझिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने लोन लिया दो पर्पज़ के लिए, पहला पर्पज़ है वर्किंग कैपिटल के लिए और दूसरा पर्पज़ है आपका न्यू मशीनरी के लिए। तो आप बता सकते हैं मुझे कि रिपेमेंट पीरियड जो है किसका शॉर्टर होगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि जो आपने डेली पर्पज़ के लिए लोन लिया है तो उसका रिपेमेंट पीरियड शॉर्टर होगा, और जो आपने लंबे पर्पज़ के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसके लिए रिपेमेंट पीरियड ज़्यादा होगा। तो वही बताया जा रहा है दोस्तों आपको यहाँ पे कि अलग अलग MAMP डिपेंड करता है कि ECB फंड का यूजेज क्या है। वर्किंग कैपिटल है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है, रुपी लोन रिपेमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वही चीज़ मैंने यहाँ आपको बताया है, अलग अलग केस में दोस्तों MAMP अलग अलग हो। जैसे यहाँ देखिए ना, आप मैं फिर से रिकॉल कीजिए, एक 50 मिलियन US$ का एक फाइनेंशियल ईयर में 1 साल का MAMP होता है। यदि आप रेज कर रहे हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर से वर्किंग कैपिटल के लिए तो 5 साल का दे देंगे आप। लेकिन ध्यान देखिएगा, नॉन कैपेक्स है। नॉन कैपेक्स मतलब नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। आप मान लीजिए वर्किंग कैपिटल है या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए है तो 10 साल का आपको MAMP दे देंगे। और यदि आपको रुपी लोन को रिपेमेंट करवाना है, चाहे कैपेक्स हो या नॉन कैपेक्स है तो 7 साल, नॉन कैपेक्स है तो 10 साल। इसीलिए याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके लिए मैं AVM का कैप्सूल कोर्स लाया हूं, यानी हमारे पास जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है सभी का कैप्सूल कोर्स रेडी है। इस पार्टिकुलर कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं समझा देता हूं आपको। इसके अंदर आपको वन लाइनर PDF, कैप्सूल PDF, क्विक रिविजन सेशन PDF, ये तीनों PDF मिल जाएंगे। 100 से ज़्यादा क्विजेज हैं जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए। इसके अंदर न्यूमेरिकल क्विजेज, थ्योरेटिकल क्विजेज, सब का सब क्विजेज दिया गया है। मैकमिलन बुक के अंदर से क्वेश्चन बनाए गए हैं इस पार्टिकुलर क्विज में। इसके अलावा दोस्तों आपको 500 से ज़्यादा MCQs के PDF मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको फॉर्मूला PDF भी मिलेगा ताकि फॉर्मूला को आप क्विकली रिवाइज कर पाएं। और उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, और ये मात्र आपको 75 रुपीज़ में मिलेगा। सो टू अवेल ऑल दिस ऑफर व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट इंस्टॉल आवर ऐप लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और यू कैन जस्ट गो थ्रू द व्हाट्सएप नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। MAMP कितना होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? $50 मिलियन का, तो मार्क ऑफ 1 साल का होता है। ऑल इन कॉस्ट सेलिंग क्या होता है न्यू ECB का? तो ये होता है हमारा बेंचमार्क रेट, इंटरेस्ट रेट प्लस 500 BPS। ऑल इन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट रेट, फी, एक्सपेंस, चार्ज, गारंटी फी एक्सेट्रा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेंसी चेंज फॉर ECB व्हाट इज फ्रीली परमिटेड? तो फ्रीली परमिटेड है कि आप एक फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक यूजेज जो होता है
ईसीबी फंड का, वो कैसे एमएएमपी को इम्पैक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी के लिए। तो अलग अलग एमएएमपी होता है, डिपेंड करता है कि ईसीबी फंड का यूजेस क्या है। अब दोस्तों बाकी का जो कंटेंट है आपको यदि वो भी समझना चाहते हैं इस टॉपिक का, तो हमारे पेड कोर्स में आ जाइए, मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। धन्यवाद।